हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। आज हम आईटीआई का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न के बारे में। तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न क्या है कि एक ट्रांजिस्टर में रिक्तीकरण परतों की संख्या है। तो जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं उन ट्रांजिस्टर में जो हमारे रिक्तीकरण जो परतें होती हैं उनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो यानी यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन होगा वो 4 नंबर जो दिया गया ऑप्शन वो सही होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 नंबर को हम टिक आउट कर देंगे। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न है कि फिल्टर के बिना एक रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट डैश होता है। तो यहाँ पे जानेगा कि फिल्टर सर्किट क्या होता है। तो जो हमारा डायोड है, डायोड क्या करता है कि एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जो हमारे डायोड द्वारा जो हमें डीसी प्राप्त होती है या रेक्टिफायर द्वारा जो हमें डीसी प्राप्त होती है वह डीसी प्योर डीसी नहीं होती है। वह जो डीसी होती है उसे हम लोग कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। क्या कहते हैं? पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। अब पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो प्योर डीसी में जब हमको कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? फिल्टर सर्किट का उपयोग हम लोग करते हैं। यानी कि रेक्टिफायर द्वारा प्राप्त डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन क्या दिया है कि बिना फिल्टर के, यानी कि जब फिल्टर नहीं लगाएंगे उस वक्त जब हमें डायोड से आउटपुट मिलेगा वह कौन सा होगा? तो वह मेरा होगा पल्सेटिंग डीसी। तो यानी कि जो मेरा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर कितना? 3 नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न क्या है? तो अगला हमारा प्रश्न है कि रोटर की संरचना के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की 3 फेज प्रेरण मोटर संभव हो सकती है। तो एक बात याद रखिएगा कि संरचना के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के 3 फेज प्रेरण मोटर संभव हो सकती है। यानी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखने आप ऑप्शन को देख सकते हैं और ऑप्शन के आधार पर हमें बताना होगा कि रोटर की संरचना के आधार पर, यानी कि जो मेरा इंडक्शन मोटर है इनमें से कौन हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा दिया गया है सिक्वरल केज प्रेरण मोटर, उसके बाद दिया गया है स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, और उसके बाद जो मेरा ऑप्शन दिया गया है वो कौन सा है? तो स्क्यूरल केज प्रेरण मोटर अर्थात स्लिप रिंग मोटर। तो रोटर के आधार पर, यानी कि रोटर की संरचना के आधार पर यहाँ पर जो हमारे मोटर होंगे वो संभव कौन कौन से होंगे? तो वह आपका स्क्यूरल केज प्रेरण मोटर और स्लिप रिंग मोटर होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 3 नंबर को हम यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर के बारे में सत्य है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हैं। उन ऑप्शनों में मेरा जो 4 नंबर ऑप्शन दिया गया है कि स्लॉट में वाइंडिंग स्थापित की जाती है, ऑप्शन क्या है मेरा? सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है? तो मोटर की तुल्यांकित गति तथा मोटर की वास्तविक गति का अंतर क्या कहा जाता है? तो मोटर की तुल्यांकित गति और मोटर की वास्तविक गति, दोनों की गति का जो हमारा डिफरेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़? उसे हम लोग कहते हैं स्लिप कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? स्लिप कहते हैं। अब यहाँ पर जानेगा कि मोटर की वास्तविक गति और तुल्यांकित गति क्या है। तो जो हमारा मोटर होता है तो मोटर के अंदर जो हमारा रोटर होता है, रोटर घूमने वाला भाग होता है, तो मोटर के रोटर पर जो गति उत्पन्न होती है उस गति को हम लोग कहते हैं तुल्यांकित गति। क्या कहते हैं हम लोग? तुल्यांकित गति कहते हैं। अब रोटर का जो मेरा सॉफ्ट है, क्या है? सॉफ्ट। तो जो मेरा रोटर का जो सॉफ्ट होता है वो बैरिंग के साथ जुड़ा होता है। अब जब हमें मोटर के बाहर, यानी कि मोटर के बाहर जब हम लोग को मोटर के सॉफ्ट पर जो हम लोग गति मिलेगा उस गति को हम लोग कहेंगे वास्तविक गति। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, मोटर के अंदर जो रोटर पर गति उत्पन्न होगी, जो टार्क उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे तुल्यांकित गति, और मोटर के बाहर सॉफ्ट पर जो हमको गति प्राप्त होगी उस गति को हम लोग कहेंगे वास्तविक गति, और दोनों के अंतर को हम लोग कहते हैं स्लिप गति। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन मेरा हो जाएगा 1 नंबर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि DOL स्टार्टर का पूर्ण रूप क्या है। तो DOL का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, यानी कि जो मेरा 1 नंबर ऑप्शन होगा वह सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है क्या चीज़?
तो अगला हमारा प्रश्न है कि स्टार्टर में निम्नलिखित में कौन सा रिले जुड़ा होता है, यानी कि जो मेरा DOL स्टार्टर होता है उसमें कौन सा रिले जुड़ा होता है। तो जो हमारे DOL स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले जुड़ा होता है, यानी कि जो मेरा 3 नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है क्या चीज़, तो हमारा अगला प्रश्न है कि सीलिंग फैन में सामान्यतः डैश की एकल फेज प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारी सीलिंग फैन होती है उस सीलिंग फैन में परमानेंट कैपेसिटर प्रकार का मोटर का हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर को हम लोग टिक आउट कर देंगे, 1 नंबर मेरा ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि अल्टरनेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो हमारा अल्टरनेटर होता है वह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि जो मेरा ऑप्शन नंबर ए है वो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का अल्टरनेटर है। तो जो एक बात याद रखिएगा, जो हमारे अल्टरनेटर होते हैं तो अल्टरनेटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मेरा अल्टरनेटर होता है वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर होता है, और जो दूसरा मेरा होता है वह होता है रोटेटिंग आर्मेचर के आधार पर। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन में क्या है, रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का अल्टरनेटर है। तो रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का मेरा एक अल्टरनेटर होगा। क्लियर, तो मेरा 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली परिवर्तित धारा को बाहरी सर्किट में डैश की कमी है। अब देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली AC सप्लाई को बाहरी सर्किट में डैश की कमी आपका दिया गया है। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन कई सारे दिए हैं, इन ऑप्शनों में जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, स्लिप रिंग के द्वारा। यानी कि जो मेरा अल्टरनेटर हो गया, अल्टरनेटर में जो हमारी सप्लाई उत्पन्न होती है सप्लाई को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि एक स्टार संयोजन अल्टरनेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन का संबंध सही है। यानी कि जो मेरा ऑप्शन नंबर 1 होगा वो सही होगा, यानी कि स्टार कनेक्शन में जो मेरा सप्लाई होता है वह लाइन वोल्टेज गुणे √3 गुणे फेज के समथिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि तुल्यांकित गति निम्नलिखित में से कौन से RPM मान पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कि तुल्यांकित गति या तुल्यांकित मोटर निम्नलिखित में से कौन से RPM मान पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आपका हो जाएगा 120 RPM। आप पढ़े होंगे कि मोटर का स्पीड बराबर क्या होता है, मोटर का स्पीड बराबर आप जानबे करते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि एक तुल्यांकित मोटर में निरंतर वोल्टेज और भार के साथ उत्तेजना करंट के साथ आर्मेचर करंट की भिन्न को है। यानी कि जो मेरा तुल्यांकित मोटर होता है, तो तुल्यांकित मोटर में वोल्टेज और भार के साथ उत्तेजना करंट का जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं उस ग्राफ को हम लोग कहते हैं V वक्र। क्या कहते हैं हम लोग, V वक्र कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक पदार्थ है। यानी कि जो मेरा अभ्रक है वो क्या है, कुचालक पदार्थ है। तो मेरा जो A नंबर ऑप्शन होगा सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया कि एक स्लिप्ट फेज प्रेरण मोटर में कौन सी वाइंडिंग पतले तार की होती है। तो हमारा जो स्लिप्ट फेज इंडक्शन मोटर होता है, उस स्लिप्ट फेज इंडक्शन मोटर में जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो पतले तार की होती है, और जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की होती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया वो अगला प्रश्न क्या है कि एक एकल फेज इंडक्शन मोटर में कम मोटाई तार का वाइंडिंग कौन सा है। यानी कि जो मेरा एकल फेज, जो मेरा सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो मोटे वाइंडिंग, जो मोटे तार की जो कम मोटे तार की जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस मोटर वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं रनिंग वाइंडिंग। क्या कहते हैं, रनिंग वाइंडिंग। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो तारों के सिरों को पहचानने के लिए आसानी से क्या करते हैं हम लोग, या तो मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं या हम लोग वायर पेरूल का उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि कंट्रोल पैनल वाइंडिंग में आस्तीन का कार्य कौन करता है। तो आस्तीन का जो कार्य है वो करता है आपका कौन सा, तो गर्म
गर्मी, घर्षण और शारीरिक क्षति से तारों को सुरक्षित रखने के लिए। फिर से एक बार देखिएगा, मेरा जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न क्या है। तो मेरा प्रश्न है कि कंट्रोलर पैनल वाइंडिंग में आस्तीन का कार्य कौन करता है। तो आस्तीन का कार्य करता है घर्षण, गर्मी और शारीरिक क्षति से तारों को सुरक्षित रखें। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा क्या होगा, सही ऑप्शन मेरा 4 नंबर होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न क्या दिया गया है कि ग्रोमेट आमतौर पर किस सामग्री से बना होता है। तो जो मेरा ग्रोमेट है वह आमतौर पर रबड़ से बना होता है। ग्रोमेट आमतौर पर रबड़ से बना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 नंबर को टिक आउट कर देंगे। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि रेक्टिफायर सर्कुलर में प्रयुक्त भाग संख्या 1N4007 का उपयोग होता है। तो जो हमारे ठोस अवस्था के डायोड होते हैं उनके ऊपर ये चीज़ लिखा गया होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 नंबर को हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो क्या है। तो सेंटर डेप्थ ट्रांसफार्मर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड जुड़े होते हैं। तो हमारे 2 डायोड जुड़े होते हैं। और यदि ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे तो कितने जुड़े होंगे, 4 जुड़े होंगे। तब हम क्या करेंगे, हम लोग 1 नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न मेरा दिया गया है कि यूपीएस का एक मुख्य भाग है। यूपीएस का एक प्रमुख भाग है। तो यूपीएस का एक प्रमुख भाग कौन सा है, इसमें देखिए कई सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें जो मेरा पहला जो ऑप्शन दिया गया है स्थैतिक बाईपास स्विच जो है कि क्या है मेरा एक यूपीएस का प्रमुख भाग है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि डैश का प्रयोग विद्युत परिपथ को बंद और चालू करने के लिए किया जाता है। तो कंडक्टर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्टर का प्रयोग हम लोग विद्युत परिपथ को बंद और चालू करने के लिए करते हैं। यानी कि जो मेरा सही ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को डैश सिंक्रण द्वारा संचालित किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को डैश सिग्नल द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा निम्न शक्ति के द्वारा क्या करते हैं, उसमें संचालित करते हैं। तो मेरा 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि एमसीबी को कंट्रोलर पैनल में बिना स्क्रू के लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो वह मेरा सही ऑप्शन होगा आपका 3 नंबर का 1 नंबर रेल। क्या होगा जी आपका आपका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा रेल यहाँ पे आपका जो फिर से एक बार देखिएगा, जो मेरा प्रश्न दिया गया है क्या है, एमसीबी को कंट्रोलर पैनल में बिना स्क्रू के लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कहा जाएगा डैन रैन का। हो गया। अब हम चलते हैं, यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, 1 नंबर में हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी वॉशिंग मशीन तकनीकी में निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर जो है आपके कई सारे ऑप्शन दिए गए। इन ऑप्शन में जो आपका पहला जो ऑप्शन है कि न्यूरोफेजी लॉकिंग तकनीकी जो है काम आती है हमारी। तो क्या करेंगे, आप 1 नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक आयरन की क्या चीज़ आपका फिर से एक बार देखिएगा, 58 नंबर जो मेरा प्रश्न है ये दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन की सपाट तल की सतह को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सोल प्लेट कहा जाता है। क्या कहता है, सोल प्लेट कहा जाता है। तो क्या करें, हम 1 नंबर को टिक आउट कर देंगे। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि तापक त्वचा की धारा को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि तापक त्वचा की धारा को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग वाटर हीटर में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया थर्मोस्टेट, उसके बाद दिया गया लेवल इंडक्टर, उसके बाद रिफ्लेक्टर कंट्रोलिंग डायनेमिक। यानी कि यहाँ पर जो आपका सही होगा ऑप्शन वो क्या होगा, वो आपका होगा थर्मोस्टेट। क्या होगा आपका, थर्मोस्टेट। यानी कि जहाँ पर हमारे कंपनियों में जो बड़ी बड़ी भट्ठियाँ होती हैं, उन भट्ठियों में जब हम लोहा को गर्म करते हैं तो लोहा को गर्म करने के लिए हम उन भट्ठियों में क्या लगाते हैं, उन भट्ठियों में हम लोग लगाते हैं हीटर। और हीटर क्या करता है कि हीटर जो है कि गर्मी उत्पन्न करता है, और गर्मी के कारण उसके अंदर के जो लोहा होते हैं वो लोहा पिघल जाते हैं। तो जब टेम्परेचर एक जब लोहा का पिघलने का एक टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर से जब अधिक जब गर्मी उत्पन्न हो जाती है तो हमारा जो
थर्मोस्टेट जो मेरा रिले है क्या करता है, जो मेरा थर्मोस्टेट है वो रिले क्या करता है, उस सर्किट में सप्लाई को काट देता है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि एक डबल स्क्वायर केज मोटर डैश के होते हैं, किसके होते हैं, डैश के होते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, रोटर में 2 समानांतर वाइंडिंग होती है, यानी कि जो मेरा डबल केज रोटर होता है और डबल केज रोटर में क्या होता है, 2 समानांतर वाइंडिंग होती है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, सही आंसर मेरा 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा सही आंसर, 3 नंबर।